सुप्रभात। बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आप सबका स्वागत है। कठोपनिषद प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली का अध्ययन हम कर चुके हैं। उसमें किसी प्रकार की यदि आपको कठिनाई आती समझने में तो उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब दूसरी पुस्तक हम शुरू करने जा रहे हैं, शुकनासोपदेश। इसका पुस्तक पढ़ने से पहले इसका एक सामान्य परिचय आवश्यक है। इसी दृष्टि से इस लेक्चर को तैयार किया है। यह आप सबको पता है कि महाकवि बाण के द्वारा गद्य काव्य में विधा में, जिसे हम आख्यायिका कहते हैं, यदि उसके हम अलग अलग रूप देखें, कादंबरी की रचना की गई है। इसी के पूर्वार्ध से संग्रहित शुकनासोपदेश एक प्रकरण मात्र है। अतः शुकनासोपदेश कोई स्वतंत्र रचना ना होकर कादंबरी का एक भाग है। कादंबरी आख्यायिका है, जिसे हम आधुनिक शब्दावली में कहें तो उपन्यास विधा के अंतर्गत रख सकते हैं। संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबंधित काफ़ी सामग्री आप लोगों को प्रेषित की गई है पीडीएफ नोट्स के माध्यम से। आशा करती हूँ कि आप सब उसका अध्ययन निरंतर कर रहे होंगे। वहाँ आपको इन महाकवियों के परिचय में और उनकी रचनाओं में इसका विस्तृत वर्णन मिल जाएगा। अतः लेकिन ये छोटा सा जो अंश है, ये जो प्रकरण है शुकनासोपदेश, ये सनातन सत्य की इसमें उद्भावना की गई है। इसकी जितनी प्रासंगिकता उस समय थी, यानी बाण के समय थी, उतनी ही हम देखते हैं आज भी बनी हुई है। इस दृष्टि से हम इसको कह सकते हैं कि ये रचना अपने आप में पूर्ण है और इसी बात को ध्यान में रखकर इस अंश को स्वतंत्र रूप से आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। आप सब जानते हैं कि कादंबरी में, ये कादंबरी इसका जो नाम पड़ा या इस रचना को नाम दिया है, इसकी नायिका के नाम के आधार पर है, जिसके लिए कहा कि आप विस्तृत वर्णन संस्कृत साहित्य के इतिहास में पढ़ सकते हैं। इस कथा स्रोत का जो स्रोत है, जो जहाँ से ली गई है ये कथा, तो ये माना जाता है कि सोमदेव के कथा सरित सागर के 59वें तरंग का जो मकरंदिका वृत्तांत है, वहाँ से इस कथा को लिया गया है, कथानक को लिया गया है। और उसका भी जो उत्स है, जो मूल है, वो मानते हैं गुणाढ़ की जो बृहद कथा है, उससे इस कथा को लिया गया था। तो हम कह सकते हैं कि एक जो महाकाव्य या नाटक या अन्य विधाओं में हम एक परंपरा देखते हैं कि उनका जो कथानक है, कथा वस्तु है, वो रामायण या महाभारत से लिया गया है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जो हमें एक विकास देखने को मिलता है कि यहाँ कवि पारंपरिक कथा को ना लेकर, उन जो जीव काव्य कहे जाते हैं हमारे दोनों, रामायण और महाभारत, उनसे ना लेकर के उन्होंने इस कथा का आधार कल्पना को बनाया है। कथा का यानी कि एक परंपरा विकसित हो गई थी, कहानी कहने की एक परंपरा चल रही होगी उस युग में, लेकिन उसको इतनी मान्यता प्राप्त नहीं थी। बाण ने गद्य काव्य लिख करके उस विधा को समृद्ध करने का, उसको विकसित करने का जो कार्य किया है, निश्चय ही संस्कृत साहित्य को ये उनकी अनुपम देन है, जिसमें आगे इस प्रकार के कथाओं का विकास हुआ। जब हम देखते हैं कि जो उक्ति इस संबंध में प्रचलित है, गद्यम कविनाम निकषम वदन्ते, कि गद्य को कवियों की निकष कहा गया, कसौटी कहा गया है, कि छंदोबद्ध रचना में तो बहुत सारे दोष छिप जाते हैं, उसकी रागात्मकता में, उसकी लयात्मकता में, माधुर्य में, कहीं ना कहीं उसके वो दोष छिप भी जाते यदि कोई कमी रह गई है तो। लेकिन गद्य के अंदर इसकी शैली में, इसको रचना में किसी प्रकार का यदि कुछ कमी रह जाए तो वो पाठक को सीधे ही प्रभावित कर देती है, या वहाँ पर वो उस कवि के
कमी को, उसके दोष को पकड़ लेता है। इसीलिए गद्य को कवियों की निकष कहा गया है कि उस पर उनकी प्रतिभा का, उनकी रचनात्मकता का पता लगता है कि उनमें उनकी कितनी तेजस्वीता है उनकी प्रतिभा में, या उसमें कितना उत्कर्ष है। हम ये भी सूक्ति पढ़ते आए या बाण के संबंध में जो एक कथन प्रचलित है कि बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, उन सब के पीछे, इन उक्तियों के पीछे, सूक्तियों के पीछे, कथनों के पीछे हम उस कवि के महत्व को देखते हैं कि उसका अपने क्षेत्र में क्या योगदान रहा है। तो यहाँ पर जो काल्पनिक चरित्र है उसके माध्यम से जो कथा का विस्तार किया गया है उसमें एक जिज्ञासा निरंतर बनी रहती है, उत्सुकता बनी रहती है। उस उत्सुकता को बनाए रखते हुए शैली की दृष्टि से उसमें किसी प्रकार का समझौता ना करते हुए उसके भाषा को, शैली को और उसमें अनेक अलंकारों की जो छटा है, जब हम इस सब का इसके अंदर अध्ययन करते हैं तो कादम्बरी का संस्कृत साहित्य में जो विशिष्ट स्थान है उससे हमारा परिचय होता है। यहाँ कादम्बरी कथामुख भाग को हमें नहीं पढ़ना है, केवल उसके इस अंश को पढ़ना है। नाम से स्पष्ट है शुकनासोपदेश कि शुकनास का उपदेश। तो जो इसका जो टाइटल कहें, जो शीर्षक है, उसी से हमें इसके महत्व का पता लगता है कि शुकनास के द्वारा दिया गया उपदेश है। शुकनासोपदेशा इति शुकनासोपदेशा, कि शुकनास का उपदेश इसमें संकलित है। तो यह जिज्ञासा स्वतः ही उत्पन्न होती है कि शुकनास कौन था जिसका ये उपदेश है। इस संबंध में हमें इस कथा का थोड़ा सा ज्ञान लेना पड़ेगा कि शुकनास जो यहाँ चरित्र है, तो ये मंत्री था। किसका मंत्री था? तो ये जो कथा प्रारंभ होती है वो है उज्जैनी के राजा तारापीठ की। तो उज्जैनी के राजा थे तारापीठ, उनका मंत्री था शुकनास, और इनका महाराज तारापीठ का बेटा था जिसका नाम था चंद्रापीठ, राजकुमार का नाम था चंद्रापीठ। वो विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल जाता है। उसी के साथ में शुकनास जो तारापीठ का मंत्री है, उनका बेटा जिसका नाम वैशंपायन है, वो भी गुरुकुल अध्ययन करने जाता है साथ में। वहाँ से शिक्षा पूर्ण करके जब वो वापस आते हैं तो उस समय महाराज तारापीठ ये उसका राज्याभिषेक करने का निश्चय करते हैं और उसकी तैयारियां करने लगते हैं। वो अपने मंत्री शुकनास से इस संबंध में मंत्रणा करते हैं। वो भी राजा के निर्णय को उचित ठहराता है। यहाँ हमें उस परंपरा का भी पता लगता है कि जहाँ सीधे ही पिता राजगद्दी नहीं सौंप देता था, अपितु उसको अपने देख रेख में राजकार्य को, प्रशासन को संभालने की धीरे धीरे जिम्मेदारी सौंपता था, ताकि उसमें सही निर्णय लेने की योग्यता विकसित हो सके, व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर वो निर्णय ले सके, और जब वो पूर्ण रूप से उसमें निष्णात हो जाए तब वो उसको गद्दी पर अभिषिक्त कर देता था, राजपद दे देता था। तो हमें उस महान परंपरा का भी यहाँ परिचय मिलता है। तो ये कथा वहीं से प्रारंभ होती है जो शुकनासोपदेश पुस्तक का प्रारंभ होता है, कि जब राजा ये निर्णय लेता है तब वो अपने पुत्र से ये कहता है कि वो जा कर के शुकनास से मिल ले, क्योंकि शुकनास का जो बेटा वैशंपायन है वो चंद्रापीठ का मित्र भी है, सखा है। इस दृष्टि से भी वो पहले अपने उस मंत्री के पास जाता है। वो गुरुजन हैं, बड़े हैं, उसके लिए आदरणीय हैं, इसलिए भी वो तारापीठ उसे समझाता है कि किस तरह से जो एक व्यवहारिक ज्ञान देना है, कि वो जब शुकनास है वो आप तुमसे बड़ा है तो तुम्हें उससे मिलने जाना होगा, अभी तुम राजा नहीं बने हो। तो जो हमें शिष्टाचार देखने को मिलता है, उसकी जो शिक्षा मिलती है वो भी हमें इसमें दिखाई पड़ती है। पहले ही पंक्ति में जब वो जाता है शुकनास से मिलने के लिए, तब शुकनास स्पष्ट कहता है कि विदित वेदितव्यस अधीत सर्वशास्त्रस्य, कि तुमने जो कुछ भी जानने योग्य है वो तुमने जान लिया है, जो भी अध्ययन तो है तुम्हारा वो पूर्ण हो गया है। और
इस दृष्टि से यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ये जानता है कि गुरुकुल में उसने शिक्षा पूर्ण करी है, लेकिन अभी व्यवहारिक ज्ञान की उसमें कमी है, और इसलिए वो चंद्रापीठ से कहता है कि यद्यपि पुस्तकीय ज्ञान तो तुमने बहुत प्राप्त कर लिया, शास्त्रीय ज्ञान तो तुमने बहुत प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर भी अभी तुम इतने इसमें निष्णात नहीं हुए हो और लोक मर्यादा का तुम्हें ध्यान नहीं है। इस रूप में जब हम इस ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर हमें उसके व्यवहारिक पक्ष को देखना जाता है कि किस प्रकार से वो कहता है कि जब सत्ता तुम्हें प्राप्त होगी तो स्वाभाविक रूप से जो उसका उन्माद है वो तुम्हारे से चढ़ के बोलेगा और तुम उस सत्ता के बद में उन्मत्त होकर कोई अनुचित निर्णय ना लो। इसलिए तुम्हें उपदेश की आवश्यकता है, क्योंकि जब एक बार किसी को सत्ता प्राप्त हो जाती है, शक्ति प्राप्त हो जाती है, तो वो अपने आगे किसी को कुछ समझता नहीं है, किसी के उपदेश को सुनता नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हें सत्ता प्राप्त नहीं हुई है, तुम उस राज सुख का तुमने अभी अनुभव नहीं किया है, अभी तुम्हें उस प्रकार के व्यवहार चाटुकारों से तुम्हारा वास्ता नहीं पड़ा है, इसलिए तुम्हें सजग करना, सावधान करना आवश्यक है। और राजा को उपदेश देने वाले विरले ही होते हैं। इस क्रम में जब वो सारी बातें कह रहा तो वहाँ पर लक्ष्मी यानी सत्ता से राजलक्ष्मी से उत्पन्न होने वाले जो दोष हैं, स्वभाव में जो विकृतियाँ आती हैं, किस प्रकार से मनुष्य या राजा अपने को सामान्य मनुष्य ना समझ करके ईश्वर समझने लगता है, दूसरे का भाग्य विधाता समझने लगता है, निरंकुश हो जाता है, विलासी हो जाता है, उन सब दोषों की ओर यहाँ पर दृष्टिपात किया गया है, उनका वर्णन किया गया है, और किस प्रकार से गुरु के जो उपदेश हैं, गुरु के जो वचन हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए उसको उन दोषों से, उन विकृतियों से बचाने का कार्य करते हैं, ताकि किसी प्रकार का मालिन्य उनके अंदर आविर्भूत ना हो। इसी ओर संकेत मिलता है। तो संपूर्ण ये जो रचना है वो सत्ता प्राप्त करने के पूर्व जिस ट्रेनिंग की, जिस प्रशिक्षण की राजकुमारों को आवश्यकता है, उसके यहाँ पर वर्णन हमें मिलता है। सामान्य रूप से बाण अपने लंबे लंबे समासयुक्त पदों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें, क्योंकि उपदेश यदि बहुत लंबे लंबे वाक्यों में दिया जाए तो नीरस हो जाता है, कोई उसे सुनना नहीं चाहता, तो यहाँ बहुत ही छोटे छोटे वाक्यों का हमें यहाँ प्रयोग मिलता है, सरल भाषा का प्रयोग मिलता है। रीति इसकी पांचाली है, रस श्रृंगार कह सकते हैं, क्योंकि कादम्बरी का जो अंगी रस है वो श्रृंगार है। हालांकि जब हम उपदेश की बात करते हैं, नीति की बात करते हैं, तो वहाँ पर श्रृंगार की कोई हमें प्रस्फुटन उसमें नहीं मिलता है, लेकिन कादम्बरी की दृष्टि से कह सकते हैं कि इसका रस श्रृंगार है। यूँ सामान्यतः जो उपदेश है वो शांत रस के ही प्रतिपादक होते हैं, उनमें शांति की बात होती है। इसके अंदर विशेष रूप से रूपक और उत्प्रेक्षा की छटा निराली है। हमें हर वाक्य में करीब करीब रूपक के प्रयोग दिखाई पड़ते हैं। उपमा, श्लेष, परिसंख्या, अन्य अलंकारों का भी यहाँ पे वर्णन मिलता है। इस रूप में ये कथा जब हम पढ़ते हैं, आगे अध्ययन करेंगे, तो एक एक वाक्य में किस प्रकार से उन्होंने छोटे छोटे वाक्यों में गहन गंभीर भावों की अभिव्यंजना कर दी है, उसका हमें निरंतर दर्शन होता चलेगा। और कल से हम इस टेक्स्ट का अध्ययन प्रारंभ कर देंगे। परिचय के लिए आज इतना पर्याप्त है, और जो भी टेक्स्ट आपको दिए गए हैं उनको आप निरंतर पढ़ते रहिए।